तो ये जो हम सालों साल से सुन रहे हैं कि अमेरिका जो है वो PLA को, चीन की जो मिलिट्री है उसको वेस्ट पैसिफिक में दबाव दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो उनकी लड़ाई ही नहीं पता है। ईरान ने उस MOU का नाम ही दे दिया था इस्लामाबाद MOU, मतलब इस्लामाबाद का एक अहम रोल होगा उसमें। कतर मदद कर रहा है पाकिस्तान की, पर मेन जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। इसका मतलब है इस्लामाबाद को और भी रोल करना पड़ेगा, बहुत नज़दीकी के साथ ईरान के साथ काम करना पड़ेगा। जब अमेरिकी फ़ौजें, अब जैसे मैंने बताया, कुछ निकल गई हैं, जो छोटी मोटी रह गई हैं उनको हटना है, और उसके बाद इज़राइल का क्या करना है वो तय होगा। ईरान आप जानते हैं शिया मुल्क है, पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है, सब काम करेंगे एज मुस्लिम कंट्रीज़। अब जैसे सऊदी और यमन की लड़ाई चल रही है, इसमें अमेरिका तो बात नहीं करेगा, अमेरिका को करना है इज़राइल को कंट्रोल, यहाँ फिर पाकिस्तान का रोल आ जाता है। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उन्होंने एक खास ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामाबाद MOU है वो लड़ाई ख़त्म होने के बाद ईरान की विदेश नीति की बुनियाद बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए इसको। अब हम जानते हैं जहाँ तक इस्लामाबाद MOU का ताल्लुक है, ये 17 जून को साइन करा गया था। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप ने करा, ईरान की तरफ से प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने किया, और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया एज अ मीडिएटर, जो मध्यस्थता करा रहे थे दोनों पार्टीज़ की। और ये तय करा गया था 17 जून को कि हम इसमें 14 पॉइंट्स हैं और 60 दिन के अंदर अंदर हम इन पे बातचीत करके एक फैसला ले लेंगे और फाइनल डील साइन कर देंगे। अब जो ये ऐलान किया है पेजेश्कियन ने कि ये इस्लामाबाद MOU, इसके जो 14 आर्टिकल्स हैं, ये ईरान की फॉरेन पॉलिसी के बुनियाद होगी, इसका मतलब ये है जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है वो कोई भी समझौता नहीं करेगा इन पॉइंट्स के ऊपर जो कि इस्लामाबाद MOU में है, ये तय है। छोटी लेन देन हो सकती है, एडजस्टमेंट हो सकती है, पर कोई समझौता नहीं होने वाला। तो जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है ये उनकी फाइनल डील ही समझिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिसके बारे में अभी जिक्र करूँगा आगे, इस MOU में साफ लिखा हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम ना तो बनाने हैं और ना कहीं बाहर से लेने हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो उनको न्यूक्लियर बम की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझाऊंगा। तो 5 बातें हैं इस MOU की। अगर जो बात हुई है वो बनेगा ईरान की फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन, बुनियाद। 5 बातों को बोलने से पहले थोड़ी सी कुछ बात और भी करनी ज़रूरी है, और वो ये है, हम जानते हैं कि जहाँ तक इस इस्लामाबाद MOU का ताल्लुक है, इसमें जितनी भी बातें हैं वो हैं जो ईरान चाहता है। और ये बिल्कुल लाजमी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर तभी साइन किया होगा क्योंकि उनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शंस ही नहीं थे। ईरान के खिलाफ कोई जरिया ही नहीं था मिलिट्री लड़ाई लड़ने का, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले के वीडियो में कि आज उनके पास जो अमेरिकी मिलिट्री है उनके पास मिसाइल्स की सख्त कमी है, और जो मिसाइल को रोकने वाली मिसाइल है जिसको इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं उसकी और सख्त कमी है। और ये जो कमी है ये सालों साल में पूरी होगी, अचानक पूरी होने वाली नहीं है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि जहाँ तक मिलिट्री के ऑप्शंस हैं कि अमेरिका कैसे अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करे, वो भी नहीं है अमेरिका के पास। उन्होंने हवा की लड़ाई लड़ी, 40 दिन एयर वॉर करी, कुछ खास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ईरान की जितनी भी मिलिट्री ताकत है वो अंडरग्राउंड है। अब उन्होंने वहाँ पर वो अपना नेवी का बेड़ा लगा रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करा हुआ है, तो ईरान जो है उससे झुक नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर बातचीत चल रही थी कि हम एक थोड़ी सी ग्राउंड की लड़ाई लड़ते हैं, और जो रास्ते हैं आने जाने के, क्योंकि ईरान का जो बॉर्डर है वो 7 मुल्कों के साथ है, हम कोशिश करेंगे उनको बंद कर देंगे। पहली बात तो आप बंद कर नहीं सकते,
दूसरी बात है, अगर आप इस टाइप की लड़ाई शुरू करेंगे तो आपके सैनिक मरेंगे, फिर आपको और सैनिक लाने पड़ेंगे, तो ये लड़ाई बड़ी होती चली जाएगी, ये छोटी नहीं रहेगी। तो ये सब रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, इससे परेशान होके जो अमेरिका का पेंटागन है, उनका चीफ स्पोक्स पर्सन है जीन पार्नेल, उन्होंने ये बयान दिया है कि देखिए, जो अमेरिका की मिलिट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। ठीक है, पर दिक्कत ये है कि वो 20वीं सदी की मिलिट्री ताकत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं मिलिट्री के, सेंट्रल कमांड के, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसकी जिम्मेदारी है इस पूरी जंग को जो वेस्ट एशिया में हो रही है उसको करने की। उन्होंने एक ईमेल भेजी है बाकी सब सेंट्रल कमांड के अफसरों को, सोल्जर्स को भी, ट्रूप्स को भी, कुछ एनालिस्ट को भी। उनसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि किस तरीके से, कोई नए आइडियाज दीजिए कि हम किस तरीके से ईरान के ऊपर दबाव डालें। अब दिक्कत क्या है कि ईरान 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहा है, तो अमेरिका के पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बड़े बड़े जहाज है, बहुत सारी एयर पावर है, एयरक्राफ्ट है, वो 20वीं सदी की लड़ाई है। ईरान जो कर रहा है वो लड़ाई लड़ रहा है स्पेस कैपेबिलिटी से, अंतरिक्ष कैपेबिलिटी जो उसको चीनियों ने दे रखी है, बेदू सिस्टम। वो लड़ाई लड़ रहा है मिसाइल्स के साथ, लड़ाई लड़ रहा है ड्रोन्स के साथ। ये 21वीं सदी की लड़ाई है। तो अब वो अमेरिकन जो है वो पूछ रहे हैं कि साहब आइडियाज दीजिए, अब हम क्या करें। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस बात को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये जो हम सालों साल से सुन रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पीएलए को, चीन की जो मिलिट्री है उसको वेस्ट पैसिफिक में दबाव दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो उनकी लड़ाई ही नहीं पता है। पीएलए आज 21वीं सदी की लड़ाई में आगे है। खैर, तो एक और बात करना चाहूँगा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसी हालत में आ जाए, खुल जाए जैसे वो था लड़ाई शुरू होने से पहले। तो अभी कुछ आइडियाज़ दिए गए थे। अमेरिका ने आइडिया दिए ओमान को। आप जानते हैं ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसके 2 किनारे हैं। एक किनारा ईरान के पास है और दूसरा किनारा ओमान के पास है। तो उन्होंने ओमान को आइडिया दिया था कि देखिए, ये जो जहाज़ जाते हैं अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, एक तरफ से जाते हैं और फिर एक तरफ से वापस आते हैं, कि जो जाने वाले जहाज़ हैं वो तो ईरान की तरफ से चले जाएं, आने वाले जहाज़ हैं वो ओमान की तरफ से आ जाएं। अब दिक्कत क्या है, ये चालाकी है, क्योंकि जो आने वाला जहाज है उसी में तो तेल और सब कुछ आ रहा है, जाने वाला तो खाली जा रहा है। तो ईरान इस पे कैसे राजी हो जाएगा, ये बता दीजिए। तो अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान इस पे बिल्कुल राजी नहीं है। ईरान इस नतीजे पे पहुंचा है और ओमान से उन्होंने बात करी है कि हमारा टोटल कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। जो आने वाली शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, वो हमारी तरफ से आ जाए, ईरान की तरफ से आ जाए, और कुछ ओमान की तरफ से वापस आ सकती है। पर ओमानी जो है वो ईरानियन की जो वहाँ पर सेना है उनको पूरी डिटेल देंगे कि क्या चीज़ पास कर रही है, कौन सी चीज़ जा रही है। तो ईरान को पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं एमओयू में पहले भी तय हो रखा था, जो करना पड़ेगा अमेरिका को। तय ये हो रखा था कि जो अमेरिकी हैं वो अपना नेवल, जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अपना दस्ता लगाया, उसको हटाएंगे नेवी का। अब कह रहे हैं ईरानी की पहले तो एमओयू में 30 दिन का हमने टाइम दिया था इसको हटाने का, अब आप पहले हटाइए, उसके बाद ही ये चालू करेंगे हम। साथ में उसमें लिखा है एमओयू में कि 60 दिन, मतलब एमओयू जब साइन होगा और फाइनल डील तक, उसमें कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे, कोई फीस नहीं लगेगी किसी भी जहाज से जो अंदर बाहर हो रहा है। साथ में एमओयू में ये भी लिखा हुआ था कि अमेरिका जो है एक बार ईरान खोल देता है हॉर्मुज़ को तो पूरी छूट होगी ईरान को अपनी गैस, अपना ऑयल और बाकी सामान जो अपना एक्सपोर्ट करे और बेचे उसको। अब ईरान ने उसमें 2 बातें और जोड़ दी है खोलने की शर्त।
वो ये कह रहे हैं कि अब पहले हम चाहते हैं कि अमेरिका इस बात को माने कि एक बार फाइनल डील हो गई, उसके बाद फीस लगेगी। अब उस किस नाम से लगेगी वो बाद में तय होगा। और दूसरी बात क्या चल रही है कि ओमानी और ईरानियों की बातचीत हुई है अभी, और उसमें ये तय हुआ है कि देखिए, एक रास्ता आने का है, एक जाने का है, और जो बीच का रास्ता है वहां पे कुछ नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि वहां ईरान नेवी ने माइंस लगा रखी हैं। तो वो माइंस हटाई जाएंगी और एक और रास्ता खोल दिया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा ट्रैफिक अंदर और बाहर हो सके। और वो बीच वाला रास्ता, उसको कैसे मैनेज करा जाएगा वो बाद में फिर एक और मीटिंग में ईरान और ओमान तय करेगा। तो ये फैसला है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं कल, तो उसका हम इंतज़ार करते हैं, बट ईरानी बहुत क्लियर है कि वो इसी पे मानेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ, मैंने जैसे बताया कि अगर ये एमओयू इस्लामाबाद को ईरान की फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति की बुनियाद बनना है, तो कुछ बातें समझनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मार्च के महीने में ईरानियों को क्लियर हो गया था, जब अमेरिका की जो एयर वॉर थी उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ईरानी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अब्बास अरागची, मार्च में वो गए थे रशिया प्रेसिडेंट पुतिन को मिले, उसके बाद वो चीन गए और वांग ही फॉरेन मिनिस्टर को मिले, और उसके बाद उन्होंने वापस आके ये ऐलान किया था, याद करिएगा, तेहरान में वापस आने के बाद, कि ज़रूरत होगी लड़ाई ख़त्म होने के बाद एक रीजनल फ्रेमवर्क की। कहने का मतलब ये है, बाहर की जो फौजें हैं वो चली जाएं, हम अपनी आपस में सिक्योरिटी बनाएंगे, यहाँ पर आपस में बातचीत करेंगे, हमारे जो भी मसले हैं उसको हम आपस में हल करेंगे, बाहर की ताकतों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि 17 जून को जब एमओयू साइन हुआ था, तो ईरान ने उस एमओयू का नाम ही दे दिया था इस्लामाबाद एमओयू। मतलब इस्लामाबाद का एक अहम रोल होगा उसमें। और अब ये प्रेसिडेंट पेजेश्किन की अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो अब चलिए 5 बातें एमओयू की, जिनको फिर से एक बार दोहराना और समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर वेपन्स की, जो कि आर्टिकल 8 है। 14 आर्टिकल हैं टोटल इस इस्लामाबाद एमओयू में, ये आर्टिकल 8 है। इसमें साफ लिखा है पहली लाइन में कि ईरान ना तो न्यूक्लियर वेपन खुद बनाएगा और ना कहीं बाहर से लेगा, कोई शक नहीं है, वही लिखा हुआ है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर उसको ईरान को रीजनल फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब सब जितने भी मुल्क हैं, कंट्रीज हैं उस वेस्ट एशिया के, सबको एक साथ अगर काम करना है, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाते हैं, तो फिर बाकी सारी कंट्रीज, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया जो है, वो भी कहेंगे हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। तो फिर वो सब बराबर तो नहीं रहे ना। फिर क्या होगा, सबको ये घबराहट रहेगी कि अब ये हावी हो जाएगा ईरान हमारे ऊपर, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कारण है कि ईरान ने बातचीत करने के बाद रशिया और चाइना में ये तय किया, अगर हमें ये रीजनल फ्रेमवर्क को कामयाब बनाना है तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए। इसी के कारण उन्होंने ये साफ इसमें लिखा हुआ है। इसी में न्यूक्लियर में ये भी लिखा है कि जो उनके पास ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियर बहुत मटेरियल है, वो बातचीत करने को तैयार है अमेरिका के साथ कि किस तरीके से इस न्यूक्लियर मटेरियल को यहीं पे जो है वो ख़त्म किया जाए। IAEA के इंस्पेक्टर वहाँ आके देख सकते हैं। और इसी में वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ईरान ने एक बहुत इम्पोर्टेंट संधि जो है, जिसको NPT बोलते हैं, उसको साइन किया हुआ है। तो उस संधि के तहत जो पीसफुल यूज़ होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो गया मेडिसिन के अंदर, उसके लिए जितनी भी हमें एनरिचमेंट की या ज़रूरत है, वो हम उसके बारे में बात करने को तैयार हैं। तो ये तो न्यूक्लियर है, मेरे ख्याल में ईरान बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। दूसरी बात क्या है, आर्टिकल 4 की बात करना चाहता हूँ। उसमें एक तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आर्टिकल 4 में ये बोल रहे हैं, आर्टिकल 4 बोलता है कि 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका जो है अपना नेवल जो उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है हटाएगा,
पर अब ईरान कह रहा है कि आप पहले उसको हटाइए। इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, और वो ये है कि अमेरिकन जो फौजें हैं वेस्ट एशिया के अंदर, वो ईरान के नज़दीक नज़दीक जो हैं उस एरिया में 30 दिन के अंदर अंदर डील साइन होने के बाद, 60 दिन लगे डील के, 30 और जोड़ लीजिए, मतलब 90 दिन तक उनको वो सब खाली करना है। अब बात क्या हो गई है कि वो तो ऑलरेडी खाली हो गई है। कैसे खाली हो गई है? देखिए, अमेरिका की वेस्ट एशिया में टोटल 19 बेसिस है, मिलिट्री बेसिस। तो उसमें से 5 जो हैं वो तो खाड़ी मुल्क में हो गई, बाकी और हैं। जहां तक कतर का सवाल है, कतर में उनका जो सेंट्रल कमांड है उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर वहां पर था। 10,000 सोल्जर थे अमेरिकन के। तो बमबारी जो करी ईरान ने उन कतर के ऊपर, उसको ऑलरेडी जो है वहां से हटा दिया है अमेरिकन ने। उन्होंने शिफ्ट किया उस हेडक्वार्टर को पहले तो जॉर्डन में। जॉर्डन 1,000 किलोमीटर दूर है ईरान से। ईरान ने वहां भी बमबारी करी, तो वहां से हटा के अब इजराइल ले गए उसको। इसी तरीके से बाकी जो है बहरीन है और कुवैत है, वो सारे जो हैं तकरीबन तकरीबन 19 हेडक्वार्टर या तो खाली हो चुके हैं, या तबाह हो चुके हैं, या काम करने के काबिल नहीं है। तो वो तो ऑलरेडी काम हो चुका है, तो ये समझना है हमें। अच्छा, अगला पॉइंट है हरमोज का, एमओयू में। एक बार फिर से हरमोज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा इसको फिर से दोहराना जरूरी है। देखिए, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जैसे मैंने बताया, 2 मुल्क हैं, 2 किनारे हैं, ईरान और ओमान। तो ईरान ने एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी जो है, जिसमें दोनों मुल्क शामिल होंगे किनारे वाले, और वो इसको चलाएंगे। सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, पूरे के पूरे इसकी वो पूरी जिम्मेदारी रहेगी ईरान की नेवी की। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल है कि वो फीस लेने का सवाल है, इसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है एमओयू के अंदर कि फीस हम जो भी लेंगे, हम जो बाकी खाड़ी के मुल्क हैं जो इसको इस्तेमाल करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, हम उनके साथ बातचीत करके करेंगे, और इंटरनेशनल लॉ जो है उसके तहत करेंगे, और जो कोस्टल कंट्रीज होती हैं उनके क्या हक हैं उनको भी देखेंगे। ये एमओयू में लिखा है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ईरान जो है वो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। वो कोई बॉसपना या भावी नहीं हो रहा है किसी मुल्क के ऊपर। अगला पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान एक तो मीडिएशन कर रहा है, उसने करी इस एमओयू में, इसीलिए जो उनके प्रधानमंत्री हैं वो साइन कर रहे हैं वहां पर एज अ मीडिएटर। मतलब वो दोनों साइड्स को, सबसे इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान का है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने वहां साइन किया है। और भी मुल्क हैं जो मदद कर रहे हैं, कतर मदद कर रहा है पाकिस्तान की, पर मेन जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। अच्छा, उसके अलावा ये जो उसको नाम दे दिया है कि इस्लामाबाद एमओयू, और अगर यही बनना है फॉरेन पॉलिसी, इसका मतलब है इस्लामाबाद को और भी रोल करना पड़ेगा, बहुत नज़दीकी के साथ ईरान के साथ काम करना पड़ेगा। और क्या काम होगी? जैसे कि एक सिक्योरिटी, एक इस्लामिक फ्रेमवर्क बनेगा। जब अमेरिकी फौजी, अब जैसे मैंने बताया, कुछ निकल गई हैं, जो छोटी मोटी रह गई हैं उनको हटना है, और उसके बाद इजराइल का क्या करना है वो तय होगा। तो इस्लामाबाद फ्रेमवर्क के अंदर एक तो सिक्योरिटी का है, सुरक्षा का इशू है। सऊदी ने ऑलरेडी कर रखा है एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ सुरक्षा का, कुवैत ने भी कर लिया है, कतर भी करेगा, बाकी सब करेंगे यूएई को छोड़ के। साथ में जो है ये सारे, अगर फ्रेमवर्क है तो वहाँ सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसीलिए इस्लामाबाद को मेरे हिसाब से ईरान ने बोला है इस्लामाबाद एमओयू, जिससे कि हर मुस्लिम कंट्री को साथ में आना है, उनको सुन्नी शिया या कोई और सेक्ट पे तकसीम नहीं करना है। ईरान आप जानते हैं शिया मुल्क है, पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है।
सब काम करेंगे एज मुस्लिम कंट्रीज। ये रिक्वायरमेंट है, तभी मुस्लिम इस्लामिक फ्रेमवर्क बनेगा। देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि जो इस्लामाबाद एमओयू है, जो अगर आप उसका लास्ट आर्टिकल देखें 14, वो साफ कहता है कि जो फाइनल डील होगी, जहाँ तक मैंने बताया कि ईरान का ताल्लुक है, उनकी तो यही फाइनल डील है। फाइनल डील जो है वो एंडोर्स करी जाएगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसका रेजोल्यूशन निकलेगा उसके ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो हम जानते हैं, जो कि चाइना है, रशिया है, फिर अमेरिका है, यूके है और फ्रांस है, जिनके पास वीटो पावर है, वो सब इस पे हाँ करेंगे कि हाँ ये फाइनल चीज़ है। और इसमें बिल्कुल लाजमी है कि जो 2 बड़ी ताकतें हैं जो कि आज खड़ी हैं ईरान के साथ, चाइना और रशिया, वो अपना वीटो इस्तेमाल करेंगी अगर बाकी कंट्रीज़ जो है इससे इधर-उधर होने की कोशिश करेंगे तो। मतलब कि ये जो फ्रेमवर्क है इसमें यूनाइटेड नेशन को सेंट्रल माना गया है, ये है। अच्छा, यहाँ तक ये सब तभी हो सकता है जब ईरान अपनी जो उसकी आज ताकत है लड़ाई लड़ने की, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसमें कोई समझौता नहीं हो, और वो नहीं मानेंगे। उनकी मिसाइल बनाने की काबिलियत, उनकी ड्रोन की काबिलियत, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। और जो उनके रीजनल कंट्रीज़ हैं जिसको हम रेजिस्टेंट फ्रंट कहते हैं, यमन हुआ, इराकी मिलिशिया हुआ, हिजबुल्लाह हुआ है, यहाँ पे सब शांति होनी है। और ये ज़िम्मेदारी अमेरिका की है कि किस तरीके से, अब जैसे सऊदी और यमन की लड़ाई चल रही है, इसमें अमेरिका तो बात नहीं करेगा, अमेरिका को करना है इज़राइल को कंट्रोल। यहाँ फिर पाकिस्तान का रोल आ जाता है। पाकिस्तान का रोल आ जाता है कि सऊदी से बात करे कि तुमको अपना यमन के साथ अगर ये रीजनल फ्रेमवर्क बनना है तो आपको आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी, ये लड़ाई से काम नहीं चलेगा। एक बार जब ये हो जाता है, इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है, आगे क्या सोचेगा ईरान, वो ये है कि हमस और गाज़ा और पैलेस्टीन इशू, कहने का मतलब यह है कि एक बार अमेरिका के साथ फाइनल डील हो जाती है, उसके बाद मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान फिर इज़राइल पे नज़र डालेगा और इन चीज़ों को करेगा, बिकॉज़ इनको सेटल करे हुए पैलेस्टाइन इशू को परमानेंट शांति जो है वेस्ट एशिया में नहीं आ सकती। थैंक यू।